सास ने जिस बहू को गरीब समझकर घर में नौकरानी बना दिया, वही निकली एक करोड़पति की बेटी। दोस्तों, आपको जो कहानी आज सुनाने जा रही हूँ, वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर गोमती नगर की है। वहाँ रहने वाली सुमित्रा देवी अपने परिवार में बहुत रौक से रहती थी। उनके पति की 2 साल पहले हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। सुमित्रा देवी की कोई बेटी नहीं थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम विराज था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। विराज एक रियल एस्टेट कंपनी में सीनियर मैनेजर था। उसकी तनख्वाह काफी अच्छी थी। विराज अपनी माँ की हर बात को बहुत महत्व देता था। सुमित्रा देवी को अपने घर और पैसे पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि उनके बेटे की शादी किसी अमीर परिवार की लड़की से होनी चाहिए, ताकि परिवार की शान बनी रहे। सुमित्रा देवी के घर में पिछले कई वर्षों से शांति देवी नाम की एक महिला काम करती थी। शांति देवी की उम्र लगभग 50 वर्ष थी और उसका स्वभाव बहुत ही शांत था। वह जितनी ईमानदार थी, उतनी ही लगन से वह घर का सारा काम करती थी। सुमित्रा देवी अक्सर उस पर गुस्सा करती, लेकिन वह कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक दिन अचानक काम करते करते शांति देवी की तबीयत बिगड़ गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह घर जाने की भी स्थिति में नहीं थी। जब सुमित्रा देवी ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसने विराज को बोलकर शांति देवी को घर छोड़ने के लिए बोला। विराज अपनी कार में बैठकर शांति देवी को उसके घर छोड़ने गया। घर पहुंचकर विराज ने शांति देवी को अपनी कार से उतारा और सहारा देते हुए दरवाजे तक ले गया। शांति देवी ने दरवाजे की कुंडी बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जो शांति देवी ने अपने दरवाजे की दोबारा कुंडी बजाई तो अंदर से हल्की सी आवाज आई और दरवाजा धीरे से खुला। विराज की नजर जैसे ही उस दरवाजा खोलने वाली लड़की पर गई तो वह कुछ पल के लिए जैसे अपनी ही जगह पर रुक गया। सामने करीब 24 साल की एक युवती खड़ी थी, जिसने गुलाबी रंग का एक साधारण सा सूट पहन रखा था। उसके लंबे काले बाल कमर से नीचे तक आ रहे थे और चेहरे पर बिना किसी श्रृंगार के भी एक अलग ही चमक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने जैसे ही शांति देवी को विराज के सहारे खड़ा देखा तो उसके चेहरे की चिंता और बढ़ गई। माँ, आपको क्या हुआ? वह तुरंत शांति देवी के पास आई और उनको संभाला और आगे बोली, माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, बीपी की दवाइयाँ समय से लिया करो। अब देखो, आज आपने दवाई नहीं खाई तो आपका बीपी लो हो गया। अब चलो अंदर जल्दी से खाना खाकर दवाई खा लो और आराम करो। शांति देवी मुस्कुराकर बोली, बेटा, इतना मत घबराओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी पायल की नजर विराज पर पड़ी। उसने विराज से पूछा, आप? विराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम विराज है। आपकी माँ मेरे घर पर ही काम करती है। काम करते करते इन्हें चक्कर आ गए थे, इसलिए माँ ने कहा इन्हें घर छोड़ाओ। पायल ने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी माँ की इतनी सहायता की। विराज ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन न जाने क्यों उसकी नजर पायल के चेहरे से हट नहीं रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले वह जिस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, अचानक उसे देखकर उसके मन में इतनी अजीब सी हलचल क्यों होने लगी थी। तभी शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ये मेरी बेटी पायल है। विराज ने पहली बार पायल का नाम सुना। पायल, ना जाने क्यों ये नाम उसके दिल में उसी पल बस गया। विराज ने शांति देवी से कहा, आंटी, आप आराम कीजिए, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आप काम करने मत आइएगा, और अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप एक बार माँ को फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इतना बोलकर वह वापस मुड़ गया। पायल भी दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखती रही और विराज भी कार में बैठने से पहले एक बार पीछे मुड़कर पायल की तरफ देखने से खुद को नहीं रोक पाया। विराज उस दरवाजे से आगे तो बढ़ गया था, लेकिन ना जाने क्यों उसका मन बार बार उसी घर के दरवाजे पर जाकर ठहर जाता था। कार चलाते समय भी उसके सामने बार बार पायल का चेहरा आ रहा था। सादी गुलाबी सूट में खड़ी पायल की बड़ी बड़ी आंखें और माँ के लिए चेहरे पर दिखाई देने वाली चिंता। विराज ने खुद से कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अभी तो कुछ देर के लिए मिला हूँ उससे। इन्हीं सब ख्यालों के साथ वह घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद भी उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। सुमित्रा देवी ने जब अपने बेटे को चुपचाप गुमसुम सोफे पर बैठे देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ विराज, आज बहुत चुपचाप बैठे हो? विराज ने तुरंत कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस में काम ज्यादा है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सुमित्रा देवी मुस्कुरा कर बोली, बेटा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। लेकिन उस रात लाभ सोने की कोशिश करने के बावजूद विराज को नींद नहीं आई, क्योंकि अब पायल की सादगी ने उसके दिल पर असर कर दिया था। अगली सुबह विराज ऑफिस तो चला गया,
लेकिन उसका दिल पायल से दोबारा मिलने को बेचैन था। जब 2 दिन बीत गए तो शांति देवी दोबारा काम पर आई। विराज ने उन्हें देखते ही सबसे पहले पूछा, अब तबीयत कैसी है आपकी? शांति देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब ठीक हूँ बेटा, उस दिन आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई। विराज ने प्यार से कहा, अरे आंटी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आप हमारे घर में इतने सालों से काम कर रही हैं, आपका ख्याल रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। इतना सुनकर शांति देवी को खुशी हुई। वह बोली, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम दिन रात तरक्की करो। विराज कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक पूछ बैठा, पायल वह ठीक है ना? इतना सुनकर शांति देवी ने विराज की तरफ गौर से देखा। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? विराज थोड़ा सकपका गया। नहीं, बस उस दिन आपकी तबीयत खराब देखकर काफी परेशान हो गई थी वह, इसीलिए पूछा। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, मेरी बेटी ऐसी ही है, वह मुझे थोड़ा भी परेशान देखती है तो चिंता में पड़ जाती है। विराज ने सिर हिला दिया और वहां से चला गया। लेकिन विराज के सवालों ने शांति देवी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि विराज को पायल की इतनी चिंता क्यों हो रही है। अगले दिन जब विराज ऑफिस जा रहा था तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी रास्ते में उसे पायल जाते हुए दिखाई दी। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत अपनी कार रोकी और पायल से पूछा, आप इस बारिश में कहाँ जा रही हैं? तब पायल बताती है कि वह अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेने आई थी। विराज ने सड़क की तरफ देखा तो बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसने पायल से कहा, बारिश तेज आने वाली है, आप भीग जाएंगी, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। पायल ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगी। विराज मुस्कुराया, इतनी तेज बारिश में? कम से कम आज तो मेरी बात मान लीजिए। वैसे भी आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर आपकी भी तबीयत खराब हो गई तो आपकी माँ का ख्याल कौन रखेगा? पायल कुछ देर चुप रही, फिर उसने भी बारिश को देखते हुए आखिरकार कार पर बैठने के लिए हाँ कर दी। विराज ने तुरंत मुस्कुराकर कार का दरवाजा खोल दिया और पायल कार में बैठ गई। कार के अंदर कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ देर दोनों चुप रहे। तभी विराज ने सबसे पहले बात शुरू की, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पायल बोली, ठीक चल रही है, मैं तो बस चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ लिख कर मैं जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन जाऊं। विराज बोला, आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। तो पायल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। ऐसे ही बातचीत करते करते पायल कब अपने घर पहुँच गई, पता ही नहीं चला। पायल जब कार से उतरने लगी तो विराज ने कहा, आप अपने कपड़े तुरंत बदल लीजिएगा, वरना बीमार पड़ जाएंगी। पायल ने मुस्कुरा कर कहा, जी आप ठीक बोल रहे हैं, वैसे आज मुझे घर छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। विराज ने कहा, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। इतना सुनकर पायल आगे बढ़ने लगी और विराज उसे जाता हुआ देखता रहा। दरवाजे तक पहुंचकर पायल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिली। पायल ने हल्की सी मुस्कान दी और अंदर चली गई। अब ऐसे ही विराज और पायल की मुलाकातें बढ़ती गईं और दोनों में प्यार हो गया। समय के साथ विराज और पायल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। अब दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। विराज जानता था कि उसकी माँ सुमित्रा देवी कभी भी एक नौकरानी की बेटी से मेरी शादी करवाना पसंद नहीं करेंगी। ऐसा नहीं था कि विराज ने पायल के बारे में अपनी माँ को बताने की कोशिश ना की हो, लेकिन उसे अपनी माँ की एक बात याद आ जाती कि मैं किसी अमीर घर की लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी। आखिर में विराज ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुमित्रा देवी को अंदर तक हिला देने वाला था। उसने इस बारे में शांति देवी से बात की। शांति देवी जानती थी कि विराज जो कुछ भी करने वाला है वह सुमित्रा देवी को कभी स्वीकार नहीं होगा, लेकिन वह विराज की मजबूरी देखकर चुप थी। रात हुई तो सुमित्रा देवी घर में बैठी विराज का इंतजार कर रही थी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका था, लेकिन विराज अभी तक नहीं आया था। उन्होंने कई बार विराज को फोन भी लगाया, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुमित्रा देवी दौड़कर दरवाजा खोलने गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सामने विराज दूल्हे के भेष में खड़ा था और उसके साथ लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाले एक लड़की खड़ी थी। सुमित्रा देवी अपनी आंखें फाड़ कर कुछ पल तक दोनों को देखती रही, फिर बोली, विराज, तूने ये दूल्हे के कपड़े क्यों पहन रखे हैं और साथ में ये लाल जोड़े में लड़की कौन है? विराज ने शांत स्वर में कहा, माँ, ये पायल है। सुमित्रा देवी ने पायल को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी नजर उसके सिंदूर और मंगलसूत्र पर जाकर टिक गई। मैं कांपती आवाज में बोली, विराज, तुमने शादी कर ली? विराज ने अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से बोला, हाँ माँ। इतना सुन सुमित्रा देवी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्होंने गुस्से में कहा, और तुमने मुझे बताया भी नहीं? विराज ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा,
अगर मैं आपसे पायल से शादी करवाने के लिए बोलता तो आप कभी राजी नहीं होती। तभी सुमित्रा देवी बोली, विराज, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कभी राजी नहीं होती? तभी विराज बोला, क्योंकि माँ, ये पायल और कोई नहीं बल्कि हमारे घर में काम करने वाली शांति देवी की बेटी है। इतना सुन सुमित्रा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। विराज, मैंने तुम्हें इसीलिए पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था कि तुम बड़े होकर एक कामवाली की बेटी से शादी करो। मुझे तो लगा था कि मैं एक दिन किसी अच्छे खानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन तुमने तो मेरे सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। सुमित्रा देवी की बातें सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ गए। विराज ने कहा, माँ, पायल बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे। सुमित्रा देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी, बस एक शब्द भी मत बोलना। फिर उन्होंने पायल की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हारी माँ मेरे घर में सालों से झाड़ू पोछा करती आई है और तुमने उसी नौकरानी की बेटी को मेरे घर की मालकिन बनाने का सपना देख लिया। पायल ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैंने कभी आपके घर की मालकिन बनने का सपना नहीं देखा। मैं तो बस। तभी सुमित्रा देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी, मुझे माँ जी मत कहो, तुम मेरी बहू बनने के लायक भी नहीं हो। मैं तुम जैसों को अपने बहू तो छोड़ो, अपने आसपास भी भटकने ना दूं। तभी विराज ने गुस्से में कहा, माँ, आप पायल से इस तरह से बात नहीं कर सकती। सुमित्रा देवी ने पलट कर कहा, अच्छा, अभी इस लड़की ने घर में कदम भी नहीं रखा और तूने उसकी तरफदारी भी शुरू कर दी। और मैंने कौन सा गलत बोला? आखिर सच ही तो बोला है। भले ही ये इस घर में बहू बनकर आ गई हो, लेकिन कहलाएगी तो काम वाली की ही बेटी। पायल ये सब सुनकर आंखों से आंसू बहा रही थी। उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला, क्योंकि विराज ने अपनी माँ के बारे में पायल को पहले ही बता दिया था। सुमित्रा देवी आगे बोली, अब अगर इसने तुम्हें अपनी जाल में फंसा कर तुमसे शादी कर ही ली है तो मैं इसे इस घर में जगह तो दे दूंगी, लेकिन एक बहू का दर्जा मैं कभी नहीं दूंगी। इसे हर दिन वही काम करने होंगे जो इस घर में एक नौकर करता है। विराज ने सोचा, यदि वह अपनी माँ से और ज्यादा बहस करेगा तो उनके शायद बीपी बढ़ सकता है और उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। वह तो सिर्फ पायल के लिए अपने घर में जगह पाना चाहता था, बाकी तो उसे पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन पायल उसकी माँ का दिल जीत लेगी। अगली सुबह हुई तो पायल ने जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाया। आज उसकी माँ काम पर नहीं आई थी, क्योंकि विराज ने अब उन्हें काम पर आने से मना कर दिया था और साथ में ये भी बोला था कि जरूरी खर्चों के लिए वह पैसे भेजता रहेगा। जब घर का सारा काम निपट जाता है, तभी पायल नहाकर पूजा पाठ करके सबसे पहले सुमित्रा देवी के लिए रसोई में जाकर चाय बनाती है। जैसे ही चाय बनकर तैयार होती है, वह तुरंत सुमित्रा देवी के पास चाय लेकर पहुंचती है। माँ जी, चाय। सुमित्रा देवी चाय की एक घूंट पीते ही अपना चेहरा बिगाड़ते हुए बोलती है, कैसी चाय बनाई है तुमने? ना इसमें चीनी ढंग से पड़ी है, ना पत्ती। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? या फिर इतना ही सिखाया है कि बड़े घर के लड़कों को अपनी जान में फंसाकर उसकी संपत्ति की मालिक बन जाओ? पायल की आंखों में आंसू आ गए। जाओ, मेरे लिए दूसरी चाय बना कर लाओ। जी माँ जी। पायल ने भरी आंखों से चाय का कप उठाया और रसोई की ओर चली गई। अब तो आए दिन सुमित्रा देवी पायल के कामों में कमी निकालने लगी। कभी कहती सब्जी में नमक ज्यादा है तो कभी कहती रोटी कच्ची बनाती हो। वे पायल को परेशान और उसका अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। एक दोपहर सुमित्रा देवी की कुछ सहेलियां घर आई हुई थी। सुमित्रा देवी ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी सहेलियों से हंसी मजाक कर रही थी कि तभी पायल रसोई से चाय और नाश्ता लेकर आई। सुमित्रा देवी ने पायल को देखकर जानबूझकर अपनी सहेलियों से कहा, देखो मेरी किस्मत, मेरे अरमान थे किसी बड़े घराने की लड़की को अपनी घर की बहू बनाने के, लेकिन मेरे बेटे ने ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसके आने के बाद मुझे नौकरानी रखने की भी जरूरत नहीं है। इतना सुनकर उनकी सहेलियां एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। सबकी नजर पायल पर थी। पायल के चेहरे पर शर्म और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। मैं चुपचाप वापस रसोई में चली गई, लेकिन सुमित्रा देवी को यह नहीं पता था, जिसको आज वह शर्मिंदा कर रही है, कल को वह खुद उसके आगे शर्मिंदा होकर खड़ी होंगी। ऐसे ही समय बीतता गया। विराज ने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा असफल रहा। इसी बीच वह दिन भी आया जब विराज का जन्मदिन हुआ। पूरे घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। विराज के दोस्त, सुमित्रा देवी की सहेलियां और उनके कुछ रिश्तेदार इस पार्टी में आए हुए थे। पायल सुबह से ही तैयारियों में जुटी हुई थी। शाम होते होते घर में काफी हलचल होने लगी थी। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक उम्रदराज कारोबारी आकर रुका। जैसे ही विराज की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, विराज सकपका गया। सर, आप यहाँ? वे आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरे दामाद का जन्मदिन है और मैं ना आऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? विराज ये बात सुनकर चौंक गया। पायल की नजर जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, वह दौड़ते हुए आई
और उस व्यक्ति के गले लग गई। दरअसल वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि विराज, जिस कंपनी में काम करता था, उसका मालिक शेखर सिंह और पायल का पिता था। वह व्यक्ति पायल से बोला, कैसी हो मेरी बच्ची? पायल बोली, ठीक हूँ पापा। सामने का नजारा विराज के लिए किसी रहस्य से कम नहीं था। उसने पूछा, सर पायल आपकी बेटी है? तब उस आदमी ने गर्व से कहा, हाँ विराज, पायल मेरी इकलौती बेटी है। इतना सुन पास खड़ी सुमित्रा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर पायल बोली, शांति देवी मेरी माँ नहीं मौसी है, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने उनके पास आकर रहने का फैसला किया। मुझे साधारण रहने और साधारण तरीके से जीना पसंद है, इसलिए मैंने कभी अपने पापा की दौलत पर घमंड नहीं किया। मैं अपनी मौसी के पास रहकर ही डॉक्टर की तैयारी कर रही थी और साथ में मौसी का भी ध्यान रखती थी। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब उन्हें पता चल चुका था, जिसे वह नौकरानी बनाकर रख रही थी, वह तो करोड़ों की रियल एस्टेट कंपनी के मालिक की बेटी थी। वह धीरे धीरे पायल के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गरीबी देखकर छोटा समझा, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज समझ आया कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसान की कीमत उसके धन से नहीं बल्कि उसके संस्कारों और उसके व्यवहारों से होती है। पायल ने तुरंत सुमित्रा देवी के हाथ पकड़ ली और बोली, माँ जी, अगर आप मुझे सच में अपनी बहू मान ले तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। सुमित्रा देवी फूट फूट कर रोने लगी और उस दिन सुमित्रा देवी का सिर्फ नजरिया नहीं बदला था, बल्कि उनका पूरा घमंड टूट कर चकनाचूर हो गया था। दोस्तों, पैसे से किसी इंसान की कीमत तय करना नहीं चाहिए। अमीर या गरीब होना किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने की पहचान नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप पायल होते तो क्या आप सुमित्रा देवी को माफ कर पाते? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में अपने शहर का नाम हमें जरूर लिख भेजें, ताकि हमें पता चले कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।